हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, मैंने अभी भी बिजनेस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने एक और नए चैप्टर की जिसका नाम क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास लिमिट ऑफ फंक्शन के साथ। तो भाई जिसने पिछले चैप्टर की वीडियो ना देखी हो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लेना। ठीक है, वैसे उस चैप्टर का इस चैप्टर से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसकी शुरुआत, जिसका इंट्रोडक्शनल वीडियो जो हमारा ये वाला वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ फंक्शन, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 दो पार्ट्स में है। चैप्टर नंबर 2 दो पार्ट्स में, उससे पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो, ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो कॉलेज में इस टाइम बिजनेस मैथमेटिक्स एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे या तो सेमेस्टर 2 में है या फिर सेमेस्टर 4 में है। सेमेस्टर 2 में है उनके लिए वीडियो जो बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, और जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए सेमेस्टर 4 में वाला सब्जेक्ट है जिनके एग्जाम 31 तारीख को है। आई बात समझ में? तो यही वो वीडियो देखें जिनका एग्जाम बिजनेस मैथमेटिक्स का होने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्लास, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के साथ जिसका नाम क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब लिमिट ऑफ फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास हमें समझना होगा लिमिट ऑफ फंक्शन होता क्या है। पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि लिमिट से समझने से पहले कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले में क्या समझना है, ये फंक्शनल टर्म लिखी हुई है, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में पहली बार सीखा था 11th क्लास में कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस होते हैं जैसे रियल लाइफ में हमारे बहुत सारे मशीनों का यूज करते हैं ना, ऐसे ही मैथ्स में हम जो मशीन्स यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। जैसे रियल लाइफ में मशीन्स यूज होती हैं, मैथ्स में फंक्शन यूज होता है। बात भी आप फंक्शन कौन कौन सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, आप जो भी वेरिएबल बना के लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन ही बोलते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में फंक्शन का रोल क्या होता है, रियल लाइफ में फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन वो होते हैं जो एक ही इनपुट पे अलग अलग आउटपुट्स ना दे। अगर कोई भी मशीन, ठीक है, एक ही इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे रही है, ठीक है, तो मशीन नहीं खटा रहा है। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो, उम्मीद है आप सबके घर में फ्रिज होगा, मान लो फ्रिज आपके घर में, ठीक है, आप उसमें ज़्यादा चीज़ें क्यों रखते हो, ताकि आप उसे ठंडा कर सको, है ना। जैसे पानी रखते हो, पानी ठंडा कर सको। लेकिन मान लो कभी आपका फ्रिज ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देना शुरू कर दे, तो मशीन है या खटा रहा है, खटा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस काम के लिए बनाई गई थी उसी काम को परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी कि एक ही इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे रही है। कभी पानी ठंडा करके देती है, कभी पानी गर्म दे देती है, तो मशीन क्या है, खराब है। आई बात समझ में? ऐसे ही मैथ से फंक्शन का रोल होता है। जो फंक्शन एक ही इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। आई बात समझ में? वरना फंक्शन क्या होगा, ठीक है, जो एक इनपुट पे क्या दे, एक ही आउटपुट दे, सिर्फ एक ही आउटपुट एक इनपुट पे। चलो मैं आपको ये बात एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन है x का स्क्वायर। या फिर मान लो, मैं पहले सिर्फ एक कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो, अब बात है इनपुट आउटपुट क्या होता है, ठीक है, इनपुट होता है जो हम डालते हैं, आउटपुट जो निकलता है, मतलब जो भी फंक्शन से आंसर आता है। जैसे मान लो मैंने 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 3 आ गया, 3 रखा तो 4 आ गया। ये सारे हमारे क्या हो गए, ये 1 2 3 हमारे पास क्या हो गया, इनपुट। 2 3 4 क्या हो गया, आउटपुट। क्या मैं ऐसे फंक्शन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या बनेगा फंक्शन यहाँ पे, x + 1। देखो हमेशा जो भी इनपुट रख रहा हूँ उसमें 1 जुड़ के तब हमारा आंसर आता है। जैसे मैंने 1 रखा तो 2 आंसर आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया। आई बात समझ में? तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x + 1, जिसमें क्या हो रहे हैं, इन तीन इनपुट्स पे ये क्या है, 3 आउटपुट्स आए हैं। ध्यान रखना, इन इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और जो आउटपुट्स आए हैं हम क्या बोलते हैं, रेंज। इनका एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं प्री इमेज और इसे हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, रेंज, और इसे तो हम बोलेंगे इमेज, मतलब जिसमें एक प्री इमेज पे सिर्फ क्या हो, एक ही इमेज हो, और इसे हम बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज। आई बात समझ में? चलो मैं आपको एक और टर्म समझाता हूँ। जैसे मान लो एक और फंक्शन लिखता हूँ। हमने एक फंक्शन सुना होगा काफी बार, फंक्शन होता है एक x स्क्वायर। फंक्शन क्या होता है, x स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इस फंक्शन में 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक ही इनपुट्स पे हमारे क्या है, ये आउटपुट्स आए हैं। जैसे मान लो मैं इसमें रखूँ -1 तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं -2 रखूँगा तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि -2 का स्केल ही क्या होता है, 4 ही होता है। क्योंकि -2 के स्केल का मतलब क्या है, -2 गुणा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा। तो बात है क्या भैया, यही फंक्शन है? बिल्कुल ये भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने 1 रखा, 1 का आंसर 2 आ गया, 1 का ही आंसर 3 भी आ गया, 1 का आंसर 4 आ गया। फंक्शन बना के दिखा दो, बनेगा ही नहीं फंक्शन।
ऐसा दुनिया में कोई भी फंक्शन नहीं होता जहाँ पे मैं 1 रखूँ 2 भी आ जाए, 1 रखूँ 3 भी आ जाए, 1 रखूँ 4 भी आ जाए। आई बात समझ में? तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कौन सा होगा? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये बात समझ रही, फंक्शन मैथ्स के टर्म्स में कैसे पता लगता है फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन वही होगा जो एक इनपुट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट दे। आई बात समझ में? तो चलो फिर अब आगे बात करते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन में होता क्या है? फंक्शन में भाई देखो, दो चीजें होती हैं हमेशा, ठीक है। दो वेरिएबल्स होंगे जिनमें से हम एक की वैल्यू खुद रखते हैं और दूसरे के हम उस फंक्शन के से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक की वैल्यू पुट करते हैं तो आई मेरी बात समझ में, जहां पे हम एक की वैल्यू खुद रखते हैं, दूसरे की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं एक को रखने के बाद। जैसे मान लो जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, ये y इक्वल्स टू px, ये y इक्वल्स टू 5x, इसे फाई का सिंबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाई। y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू gx, सारे क्या है? अलग अलग फंक्शन है। यहाँ देखो ये एग्जांपल है फंक्शन के, x इक्वल्स टू 100 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? x इक्वल्स टू 40 माइनस 2p, ये क्या है? टोटल कॉस्ट का फंक्शन 1000 प्लस में 5x, x इक्वल्स टू मान लो अंडर द रूट 250 माइनस पी स्क्वायर, क्या है? अलग फंक्शन है। और हर फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं। अगर मैं एक के लिए पुट करूं, दूसरे का आंसर आराम से निकाल सकता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। कि जहां पे हम एक के वैल्यू खुद अपने दिमाग में सोचें और दूसरे की हम उस फंक्शन से कैलकुलेट कर ले। चलो देखते हैं एक बार। मान लो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, मान लो हमारी एक कंपनी है, किसी कंपनी है, जूते बनाने की कंपनी, आप जूते बनाते हो सपोज करो, ठीक है। क्या बनाते हो? जूते बनाते हो, ठीक है। और उसका खर्चा ऐसे आता है, और जहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि कितने पेयर ऑफ शूज बना रहे हो। जैसे मान लो आपने एक पेयर ऑफ शूज बनाया, मतलब एक ही जूते मतलब एक जोड़ी जूते बनाए, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह 1 रख दूंगा, तो क्या खर्चा आ जाएगा? 1000 प्लस में 5, कितना आया? 1005। अगर मान लो मैंने 2 जूते बनाए तो कितना खर्चा आएगा? 5 दूनी 10, 1010। 3 बनाए तो 5 दिए 15, 1000 जमा 15 कितना हो गया? ठीक है, 1015। आई मेरी बात समझ में? तो ये क्या आ गया हमारे पास कि जब हमने एक की वैल्यू पुट की तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आना शुरू हो गया। आई बात समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट फंक्शन। ये सारे कहते हैं अलग तरह के फंक्शन थे, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन है ना, वो दो चीजों से मिलकर जरूर बना होता है। किसी फंक्शन में दो चीज जरूर होंगी, एक तो होगा कांस्टेंट और प्लस एक हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल। अब आते भैया एक कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होगा कि कोई भी फंक्शन में दो चीज जरूर होती है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो चीज फिक्स रहे, जिसमें कोई भी बदलाव ना आए, जिसमें हम चाह के बदलाव ना कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं बोलूं किसी की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड सेम है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो क्या रहे, बिल्कुल हर टाइम क्या रहे? सेम रहे, एक जैसा रहे, इसमें कोई बदलाव हम चाह के भी ना कर पाए, ठीक है। इस ऊपर वाले फंक्शन देखो, इसमें क्या है? कांस्टेंट। ये 100 कांस्टेंट है, इसको मैं चेंज कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गलती से भी 100 को चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? फंक्शन बदल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ऐसे यहाँ पे देखो 40 और ये 2, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब जो भी कांस्टेंट प्लस माइनस में वो भी कांस्टेंट होता है, और नंबर प्लस माइनस में है, और वही अगर नंबर मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, तो भी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो 40 था प्लस माइनस में, और 2 एक नंबर है मल्टीप्लाई में, 1000 और ये 5 ये भी कांस्टेंट है, 250 ये भी क्या है? कांस्टेंट है। बात है फिर भैया ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखी थी, तो ये भी मैंने अपने हिसाब से चेंज होना शुरू हो गया। ऐसे ही मैं p की वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो जिनको हम चेंज कर पाए वो वेरिएबल्स, जिनको चेंज ना कर पाए वो क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट। तो हमने समझ लिया वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। इसके बाद कांस्टेंट के भी दो पार्ट हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक क्या होता है? आर्बिट्रेरी। एक होता है एब्सोल्यूट और एक क्या होता है? आर्बिट्रेरी। मतलब ये एब्सोल्यूट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से होते हैं? अब अपने कांस्टेंट समझा, अब इसके दो पार्ट और समझने पड़ेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी हो तो आप लोगों को याद होगा, क्या बात याद होगी कि एक फॉर्म थी, जिनको एक बार याद दिलाता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये एक फॉर्म थी, इसे हम बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जहां पे x की यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम की सबसे ज्यादा, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 0 है x की पावर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। जिनको ना दिख रहा हो भाई, यहाँ पे x की पावर 0 ही है, क्योंकि किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, और तो वो 1 और इंटू में c ही रह गया सिर्फ। अब अगर देखते हैं तो ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये ABC है,
इनकी जगह मैं चाहे तो जो मर्जी रख सकता हूँ। तो जो ये ए बी सी कॉन्स्टेंट तो है, पर ये कैसे कॉन्स्टेंट है, ये है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। पर जैसे मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, यार दूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, अब ये क्या हो गया हमारे पास, अब ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट कांस्टेंट, कि मैंने a की जगह 2 रखा, b की जगह 3 रखा, c की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब हमारे क्या बन गए, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है। जब तक यहाँ पे a b c था, हमारे पास क्या थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब ये 2 3 2 हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद क्या आता है, वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। अब बात है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने भी एक फंक्शन समझाया था एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन समझाया था, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। फंक्शन को मैं वाई लिख सकता हूँ, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैंने इसको वाई मान लिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं एक्स में बदलाव करूंगा वाई की वैल्यू बदलती चली जाएगी। जैसे देखो, मैंने x की जगह -1 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 1 आया, -2 रखा तो 4 आया, 2 रखा फिर भी 4 आया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम यही तो बोलेंगे, -1 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 1 आया, -2 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो 4। इसे हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे मैं x के लिए चेंज कर रहा हूँ, y क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है। इसको मैं यही बोल सकता हूँ कि y हमारा डिपेंडेंट है किसकी वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। x की वैल्यू जैसी रखोगे y की वैल्यू वैसी ही आएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। कि x को मैं इंडिपेंडेंटली चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से, और y का आंसर वैसे ही आ रहा है जिसे मैं x रख रहा हूं। तो y क्या हो गया हमारे पास, डिपेंडेंट, x हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो ऐसे हम समझ गए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब हम इसी बात को आगे समझते हैं। अब कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो y बराबर sin x, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से थे, 10th पढ़े थे हमने, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, सारे याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, y इक्वल्स टू sin x। अब y इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ये भी क्या है, ये है इसका इनवर्स। अब बात आई भैया ये इनवर्स क्या होता है, इसे बोलते हैं sin इनवर्स x। ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो समझाता हूँ भैया, एक मिनट आप लोगों को। ठीक है, जब किसी मान लो दो फंक्शन है और दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, तो जब किसी एक फंक्शन का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जाए और इस दूसरे वाले का इनपुट उसका आउटपुट बन जाए, मतलब आपस में इनपुट और आउटपुट क्या चेंज हो जाए, उसमें क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन। जैसे मान लो मैंने भी एक फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूँ तो इसका इनवर्स होता है रूट एक्स। रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन। तो अगर मान लो मैं इसकी जगह रखूं, जैसे मैंने यहाँ पे, चलो मैं थोड़ी देर के लिए -1 गायब कर देता हूँ, मैंने -1 गायब कर दिया, मैंने -2 गायब कर दिया, 1 रखा तो आंसर 1 आया था, 2 रखा तो आंसर 4 आया था, अगर मैं 3 रखता तो आंसर 9 आता। तो मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ अब इसकी जगह वैल्यूज, मैं 9 रखा तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, है ना, क्योंकि 9 का रूट का सोल्व करते हैं। ठीक है, जोड़े बना लो। ठीक है, जैसे कि मैं पे क्या दूंगा, 9 को 3 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारा क्या रहेगा 3। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो आंसर आएगा 2, 1 रखता हूँ तो √1 का आंसर 1 ही आता है। तो ये जो इनपुट थे ये बन गए इसके आउटपुट, और जो आउटपुट थे बन गए इसके इनपुट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जब इनपुट और आउटपुट आपस में चेंज कर दिए जाएं, इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हमने ये भी समझ लिया कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हो किसी को कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक फंक्शन y बराबर e की x, इसको हम बोलते हैं सॉरी, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होते हैं, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है। ठीक है, y इक्वल्स टू e की x, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे हमारा e क्या होता है, e होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.718। अगर किसी ने पूछा तो बता देना e क्या होता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.718। अब ऐसे ही y बराबर log x, इसे बोलते हैं हम लोगैरिथम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन। ठीक है, और जो log होता है ना, वो e का क्या होता है, इनवर्स होता है। log और e आपस में दोनों क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, बिल्कुल तैयार होते हैं एक दूसरे को काटने के लिए। चलो फिर समझ गए हम। ठीक है, तो इनवर्स भी क्लियर हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, एक होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब बातें बड़े समझते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो लगातार चलता रहे। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस मतलब जो लगातार ना चले। तो इसको मैं समझूंगा कैसे, इसका मतलब देखो, जब भी आपको ये पूछा जाए ना कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मतलब होता है फंक्शन के ग्राफ से, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पैन उठाए बन जाए तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर किसी फंक्शन का ग्राफ में मुझे पैन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। जैसे मैं समझाता हूँ आपको अभी। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा एक फेवरेट सा ग्राफ है sin x का,
तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो क्या मुझे इसे बनाने में पैर उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बिना पैर उठाए बन गया। तो हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हाँ, कई बच्चे बोलेंगे मैं तो उठा दूंगा पेन, अरे भाई तू उठा देगा ना, पर हम इसे बिना पैर उठाए बना सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक फंक्शन होता है, ठीक है, 1/x। अगर मैं इसे ग्राफ की बात करूँ तो यूँ बनता है इसका, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो ग्राफ क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देखो जीरो तो मतलब इस ग्राफ तो उठ गया, मुझे यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे मार्कर अपना उठाना पड़ा इस ग्राफ को बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। किसमें? पूरे रियल नंबर में। लेकिन मैं बोलूँ नॉन जीरो रियल नंबर तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जीरो की वजह से क्या होता है? फंक्शन ये नॉट डिफाइंड हो जाता है जीरो पे, क्योंकि नीचे जीरो आ गया, और हम जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। इसकी वजह से क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब समझते हैं आगे। तो हमने समझ लिया कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। फिर जब आगे क्या, अब मैंने समझना शुरू किया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक वेरिएबल क्या हो? डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो। मतलब पूरा एक वेरिएबल एक तरफ, दूसरा वेरिएबल एक तरफ। जैसे यहाँ पे था y इक्वल्स टू एक्स के, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब बात है कि भैया इम्प्लिसिट क्या होता है? जहां पे x और y एक साथ मिलजुल के, जैसे मान लो मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, मैंने कोई फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया? एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट का। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर एक साथ मिल रहे हैं। जहाँ पे दो या दो से फालतू वेरिएबल एक साथ रहे उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट, ठीक है। यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट, इनका तो नाम से पता लग रहा है। अब यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल हो, क्योंकि यूनि का मतलब क्या होता है? वन, और वेरिएट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल, जहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल हो। बाइवेरिएट, बाई का मतलब होता है टू, वेरिएट का मतलब वेरिएबल, जहाँ पे दो वेरिएबल्स हो, ठीक है। फिर आता है मल्टीवेरिएट, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो, यानी कि बहुत सारे एक्स वाई जेड हो, बहुत सारे अल्फाबेट हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीवेरिएट। तो ये थे हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि वेरिएबल्स कैसे कैसे होते हैं। तो ये आ गया यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट। अब हम समझते हैं अगली चीज जिसे हम बोलते हैं मीनिंग ऑफ लिमिट। अब बात आई, ये हमारा आज का आखिरी कंसेप्ट होगा, मीनिंग ऑफ लिमिट। अब तक हमने क्या समझा? फंक्शंस को, फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स को। अब हम समझेंगे किसको? ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन को। लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि जब हम किसी आउटपुट को, किसी भी चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं पर उसे अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। इसका मतलब हम किसी वैल्यू को रखने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हम उसके आसपास तक, आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं रख पा रहे हम। इसे क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ फंक्शन। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आपने कोई मीनिंग ऑफ लिमिट का मतलब आपने कोई फंक्शन लिखा, वहां पे मैंने लिमिट लिखा x टेंड्स टू a, इसका मतलब आप a के आसपास तक वैल्यू की तरफ पुट कर पा रहे हो पर a ही रख पा रहे फंक्शन में। इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि आप उसे सिर्फ अचीव करने की कोशिश में लगे हुए हो, बिल्कुल उसके आसपास जाकर हो जाते हो, अचीव नहीं कर पाते हो उसे, ठीक है। ऐसे इस चीज को हम कहाँ यूज करेंगे? बिजनेस में, टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं इसे बिजनेस मैथ्स में। ऐसे मान लो बिजनेस में क्या होता है, हम किसी आउटपुट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे नहीं पता ना मेरे बिजनेस में मैक्सिमम आउटपुट क्या, मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो मैं आसपास उसके प्रोड्यूस कर लेता हूं, लेकिन बिल्कुल वो नहीं प्रोड्यूस कर पाता जो मैं चाहता हूं कि ये प्रोड्यूस हो, क्योंकि हर टाइम क्या होता है? बढ़ जाते हैं कुछ ना कुछ लिमिट्स, ठीक है। तो ये चीज, ये चक्कर होता है किसी भी बिजनेस में, हम क्या पढ़ते हैं? लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो चलो फिर आगे समझते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अब लिमिट के पास भी क्या है? अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब बात है कौन सी प्रॉपर्टीज भैया, अब वही समझते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी में क्या आया? लिमिट x टेंड्स टू a, के, इसका आंसर क्या आ जाएगा? के ही आ जाएगा। इस बात का मतलब है, ठीक है, कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब एक बार बता, जब x की लिमिट 5 है और इसके पास x है ही नहीं, तो मैं कहाँ ही रख लूंगा इस 5 को? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3 ही आंसर आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती है कि अगर दो लिमिट्स को, ठीक है, अगर दो फंक्शन को जोड़ के उनकी एक सिंगल लिमिट लगा रखी है तो हम चाहे तो उस लिमिट को सेपरेट भी कर सकते हैं। मतलब ये लिमिट पहले इस फंक्शन की हो जाए और ये वाली लिमिट पर उस फंक्शन की हो जाए, यानी क्या कर दिया? इन दोनों का डाइवोर्स करवा दिया और दोनों को अलग अलग लिमिट दे दी, ठीक है। ये रहा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a दूसरा फंक्शन, ठीक है। और प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होता है हम यहाँ भी माइनस रखेंगे, ठीक है। अब समझते हैं अगले को। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और इसे बोलते हैं सिग्मा, यानी कि समेशन, यानी कि टोटल,
ठीक है। तो 1 से लेके n तक सिग्मा 1 से लेके n तक वैल्यू है किसकी, i की, i इक्वल्स टू 1 से n, फंक्शन में i x, अब ये रखना है हमें, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है, फंक्शन में सिग्मा i से लेके n तक लिमिट x टेंड्स टू a क्या बन जाएगा, फंक्शन। मैं चाहूँ तो समेशन को बाहर निकाल के तब लिमिट को अंदर भेज के फंक्शन को सोल्व कर सकता हूँ। ऐसा कहना चाह रही है ये वाली प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं और उनकी एक सिंगल लिमिट है, मैं तो चाहूँ मल्टीप्लाई को, हो सकता है लिमिट को मैं अंदर भेज दूं और लिमिट x टेंड्स टू a पहला फंक्शन, मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू a दूसरा फंक्शन, ये भी मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे f(x) और g(x) क्या, दो अलग अलग फंक्शंस हैं। चलो अब आगे देखते हैं। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो मैं उन्हें भी तोड़ सकता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a पहला फंक्शन, डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू a दूसरा फंक्शन। अब आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a n, इसको हम करेंगे भी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले ये आपको चीजें आना चाहिए समझ में, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन को ही शुरू करेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, अभी देखते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू a, इसे हम बोलते हैं रूट fx, ठीक है। तो ये बराबर होगा, जब मैं लिमिट को अंदर भेज दूंगा, रूट के अंदर भेज दूंगा, रूट के अंदर ही भेज सकता हूँ, x टेंड्स टू a fx, इसे ये दोनों बात क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 16, यहाँ पे क्या है 4। अब इस 4 का मतलब क्या था, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, अगर आपने कभी रूट 4 को सोल्व करने की कोशिश करी हो तो इसको तो मैं दो तरीके सोल्व कर सकता हूँ। तो वैसे लिखूंगा रूट 4 को, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 2। अब हमने एक बात सीखी थी बचपन में, क्या कि अगर रूट के अंदर जोड़े बन जाए तो एक नंबर बाहर आ जाता है, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा। या फिर मैं इसी बात को बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 का स्क्वायर और उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्यों थी, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ लिखा होता है ना, समझ जाना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये बात क्या होती है, हमारे अंडरस्टूड होती है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रूट के ऊपर तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे अंदर पुट करूंगा वैल्यू को, तो ये इसे मैं लिखूंगा 4 रूट लिमिट x टेंड्स टू 16 और यहाँ पे आ जाएगा x, जिसको मैं सोल्व करूंगा 4 रूट यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। अब सोचो किसकी पावर 4 16 होता है। अब किसकी पावर 4, पावर सोल्व करनी तो उम्मीद सबको आती होगी। जैसे 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना में 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। 4 बार गुना करनी है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, तो सोल्व कर लिखता हूँ 2 की पावर 4। अब इस 4 से हमारा 4 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर 4, और इसको हम बोलते हैं 1/4, जिस रूट ऐसे लगा होता है, ठीक है। ऐसे ही जब स्क्वायर रूट लगा उसको हम बोलते हैं 1/√2, क्यूब रूट लगा तो हम बोलते हैं 1/3। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन। मैंने इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, वो क्या कि जो भी लिमिट हो डायरेक्टली उसकी वैल्यू को भी उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया 16 पुट कर दिया x की जगह, अब ऐसे यहीं पुट कर दूंगा मैं 1, तो 1 की पावर 4 1, तो 4 गुना में 1 हो गया 4, बीचे प्लस 1 गुना में 3 3 और माइनस में 1, तो 4 जमा 3 7 में से 1 गया 6 आ गया ऊपर। तो जब नीचे बात करूंगा, जब मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और प्लस में 7 कितना आ गया 8। जब काटूंगा 2 टेबल से तो आ गया 3 पे, आ गया 4 पे, तो 3/4 हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर। अब मैं गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारे पास एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a fx का आंसर। अब हम समझते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a। इसको मैं क्या लिखता हूँ कि देखो, इसको बड़े ध्यान से समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी आपको सारी ध्यान से समझनी है। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a, मतलब जो पावर ऊपर हो, मतलब x की पावर में n है, a की पावर में n है, और लिमिट जो a यहाँ पे कौन सा, वही लिमिट यहाँ पे भी होनी चाहिए x की ही, और नीचे क्या हो, वही x माइनस a हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, a की पावर n को, a की पावर n से n उतर के नीचे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या हो गया, a की पावर में n माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। सेम ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नीचे गया x माइनस 1, तो इस a के स्क्वायर में से 2 उतर के नीचे आ जाएगा, a की पावर n से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 2 में से 1 गया 1, 1 की पावर 1 और 1 गुना में 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो कई जने क्वेश्चन पूछेंगे क्या भैया हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते, तो भाई एक बार रख के देखो क्या होता है। जब मैं रख के देखा तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, नीचे भी गया 0, ये बन गई 0/0 की फॉर्म। और जब भी 0/0 की फॉर्म बनते हैं इसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैं ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, पहले मैं इसको सोल्व करना होगा। तो मैंने इसको कर दिया इस वाली प्रॉपर्टी से। वैसे मैं एक तरीका और था सोल्व करने का, वो क्या कि मैंने देखा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बचपन में अपने, वो कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। अगर मैं उसकी बात करूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं a माइनस b,
a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी खोज सकता था यहाँ पे कि मैं ये वाला फॉर्मूला खोल दूँ तो ये बनेगा x माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी यानी कि x माइनस वन और a प्लस बी यानी कि x प्लस वन, और नीचे क्या है x माइनस वन, इससे हमारा ये कट जाएगा और लिमिट क्या है x की, x टेंस टू 1, जब 1 रखूंगा तो 1 + 1 2 हमारा आंसर आ गया, सवाल सोल्व हो गया है, क्वेश्चन ढेर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। ये थी हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो जहाँ पे हमने सीखा फंक्शन क्या होता है और लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है, यानी कि हमने इस चैप्टर का आगाज कर दिया है, इंट्रो खत्म हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और भाई जिसको जो भी उतारना है वो उतार लेना। अरे इस कंसेप्ट वाली वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद आपको अगली वीडियोस समझ में आएंगी। तो चलो फिर अब हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जहां पे हम इस चैप्टर को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। शायद 1 या 2 वीडियो और बनेंगी इस चैप्टर के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आई बात समझ में? ठीक है, और भाई ध्यान से पढ़ लो, 31 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, जिसको जो भी उतारना है अब स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।